जोहार। जोहार नेहा जी। जोहार दादा। कैसी है? इस गर्मी के दिनों में कैसे रहूंगी दादा, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई जो दिन भर इस चुभती हुई गर्मी में काम करते हैं और गर्मी में काम करने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो उन्हें सुकून काफ़ी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सुकून के साथ वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढेर सारी जानकारियाँ भी दें। एकदम सही बात बोल रही हैं। तो इसी ढेर सारी जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर हो गए उनके लिए हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन से आप लोग जुड़ चुके हैं और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग जानकारी का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुर्गी पालन व्यवसाय कर महिलाएं बन रही हैं स्वावलंबी। गर्मी के मौसम में सूकरों के खान पान में करें उचित बदलाव। हिल पर बीजों की बुआई को आसान बनाता है नवीन डिबलर। राज्य में मुर्गी पालन के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड महिला स्वावलंबी कोऑपरेटिव फेडरेशन बेहतर कार्य कर रही है। मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाने के इच्छुक महिलाओं को ये संस्था कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराती हैं ताकि महिलाएं भी मुर्गी पालन व्यवसाय सुचारू रूप से करके स्वावलंबी हो सके। झारखंड महिला पोल्ट्री स्वावलंबी कोऑपरेटिव फेडरेशन महिलाओं को मुर्गी पालन व्यवसाय स्थापित करने और उसे चलाने के लिए सहयोग कर रही है। मुर्गी पालन का प्रशिक्षण के साथ साथ समय समय पर उचित दवाएं, टीके इत्यादि और साथ ही मुर्गियों के खाने पीने संबंधी सहयोग भी संस्था देती है। झारखंड महिला पोल्ट्री स्वावलंबी कोऑपरेटिव फेडरेशन के इस प्रयास से राज्य की महिलाएं मुर्गी पालन व्यवसाय में पारंगत होकर स्वावलंबी बन रही हैं। किसान भाइयों, जिस प्रकार हम मनुष्य मौसम के अनुरूप अपने खान पान में बदलाव लाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और मौसम का दुष्प्रभाव हम पर ना पड़े, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पाले गए पशु पक्षियों के भी खान पान में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आज हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं कि सूकरों को गर्मी के मौसम में किस प्रकार का भोजन दें ताकि मौसम का दुष्प्रभाव उन पर ना पड़े। खान पान प्रबंधन के लिए आप कोशिश करें कि उनको तरल पदार्थ दें खाने के लिए, या दाना मिश्रण देते हैं तो उसको पानी में भिगो कर दें। जो भी सुकर पालक होटलों की जूठन सामग्री देते हैं वो स्वच्छ दें, बासी ना दें, पुराना ना दें, जिससे कि काफ़ी उसको हानि होती है। इसके अलावा जो है कि खाने की दर को बढ़ा दें, 3 बार या 4 बार थोड़ा थोड़ा करके उनको खाना दें, जिससे कि खाने की क्षमता में जो कमी आती है वो कमी ना हो। इसके अलावा जो है कि उसको 10 से 20% मिनरल मिक्सचर या विटामिन मिक्सचर जो हम लोग देते हैं खाने में मिला करके, उसको थोड़ा बढ़ा दें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान जून से अगस्त तक भिंडी की फसल लगा सकते हैं। बरसाती भिंडी की बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्में हैं परभनी क्रांति, अर्का अनामिका और वर्षा उपहार। इन किस्मों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। परभनी क्रांति, अर्का अनामिका और वर्षा उपहार ये नाम हैं भिंडी के उन्नत प्रभेदों के। बरसाती फसल के रूप में जून से अगस्त तक भिंडी के इन प्रभेदों की बुआई की जा सकती है। समतल भूमि में इसकी सीधी बुआई करना बेहतर होता है। बरसात में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करके साथ ही उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 150 से 200 क्विंटल भिंडी प्राप्त की जा सकती है। झारखंड में बहुत से किसान भाई अभी गर्मा मूंग की फसल लगाए हुए हैं। इन दिनों गर्मा मूंग में फूल आने लगे हैं। इस समय फसल में फूल झड़ने की समस्या आती है। ऐसी स्थिति में उपज काफी प्रभावित होती है। ये फूल झड़ने की समस्या क्यों होती है और कैसे इसकी रोकथाम की जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। खास करके किसान भाई जो हैं गर्मा मूंग लगाए हुए हैं और उसमें आप देखेंगे किसान भाई कि उनके फूल गिरने की समस्या रहती है। अगर जिन किसान भाइयों के खेत में अगर ऐसी समस्या दिख रही है, एक दवा आती है ट्राइजोफॉस या प्रोनफ्लिनफॉस नाम की दवा, दोनों में से कोई दवा अगर किसान भाई को मिल जाए तो उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। इससे फूल गिरने की समस्या भी रुक जाएगी और थ्रिप्स कीड़ा से भी फसल का बचाव होगा और फलियाँ अच्छी बनेगी।
हिल पर बीजों की बुआई को आसानी से करने के लिए कृषक नवीन डिबलर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण एक दिन में लगभग 3,500 हिल पर बीजों की बुआई कर सकता है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाने के लिए किया जाता है। किसान इसका इस्तेमाल करके अपना मेहनत और समय दोनों की बचत कर एक समान दूरी पर बीजों की बेहतर बुआई कर सकते हैं। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के बारे में। ये शख्स अपने जीवन में अपने काम को विशेष तरजीह देते हैं और खेती-बाड़ी इनका प्रमुख कार्य है। इनकी खासियत है कि ये अपना खेत कभी खाली नहीं छोड़ते। वर्तमान में इन्होंने कई प्रकार की सब्जियों की फसल लगा रखी है। जो भी हम लोग खेती जो लगाते हैं उसको बहुत सोच समझ के भाली भांति करते हैं, इसलिए कि समय, मौसम और खाद, बीज और मिट्टी की जुताई और मिट्टी जांच, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों खेती का प्रयोग करते हैं। हम झारखंड प्रदेश के युवाओं के लिए हम यह एक संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना ही खेत खलिहान में खेती बाड़ी करने का प्रयास करें। यदि लोग वैज्ञानिक तरीका से और अत्याधुनिक तरीका से खेती बाड़ी करें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के प्रमुख अनाज मंडियों में अनाज अपने पूर्व के भावों पर कायम है। मूल्यविदों के अनुसार फिलहाल इसमें कमी की संभावना नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में टमाटर और हरी सब्जियों में थोड़ी नरमी बनी हुई है, वहीं प्याज के भावों में तेजी है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों को देखें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1650 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए और प्याज न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
दादा, हमारे पास तो ढेर सारी जानकारियाँ हैं बिल्कुल। जिनका इंतजार हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं गन्नों की फसल में सामूहिक कृषि कार्य के बारे में। एकदम सही बात बोली नेहा जी। काहे कि किसान भाइयों, आप जो गन्ने के फसल लगाते हैं उसमें जो खरपतवार हो जाते हैं, जो घास हो जाते हैं, उसको समय समय पर आप कैसे कार्य करेंगे, कैसे उसका रख रखाव करेंगे, कैसे उसकी देखभाल करेंगे, आइए इन्हीं सब विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं। और हमारे विशेषज्ञ हैं, जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज ब्रिसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार है। ये हमें जानकारी देंगे कि गन्ना के फसल में सामूहिक कृषि कार्य कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि गन्ना के फसल में सामूहिक कृषि कार्य कैसे करें, तो मुझे तो सबसे पहले समझ में आता है कि गन्ना अगर गर्मी के समय में लगाया जाए तो उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर झारखंड प्रदेश के लिए होगी तो वो है पानी। सही है। बिना पानी का तो गन्ना संभव नहीं है। तो ये कैसे सामूहिक कृषि कार्य करें? किसान भाइयों, आपने सही सुना। अगर गन्ने की खेती करनी है तो हमको पानी सुनिश्चित करना होगा। बगैर पानी के गन्ने की खेती नहीं की जा सकती है। इन दिनों जो बदलाव आ रहा है मौसम में, ऐसे में किसान भाई गन्ना लगाना शुरू किए हैं और सबसे ज़रूरी होता है गन्ने में सिंचाई का प्रबंधन, क्योंकि इन महीनों में जब बारिश नहीं गिर रही होती है, मौसम सूखा होता है और यही समय होता है जब गन्ने में कल्ले आने शुरू होते हैं और अंकुरन हो चुका होता है। और कल्ले आने और पौधे की बढ़वार, जो गन्ने में जो बढ़वार होती है, ये दो अवस्थाएं ऐसी होती है, अगर इसमें मिट्टी में नमी नहीं हो तो जो कल्ले निकलने कम हो जाते हैं और जो उपज है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी सिंचाई की सुविधा होती है किसान भाइयों, वहाँ गन्ने की खेती हम करते हैं। 2-3 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो हम सिंचाई का प्रबंधन बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमेशा सलाह दी जाती है कि आप जब भी गन्ना लगावें तो 2 पंक्तियों के बीच में आप गन्ने के सूखे पत्ते या पुआल या किसी प्लास्टिक वगैरह से जो बीच का स्थान है उसको आप ढक दें, ताकि नमी जो भी हो वो सुरक्षित रहे, लंबे समय तक पौधे को नमी मिलती रहे। साथ ही साथ एक ये और फ़ायदा होना है कि उससे खरपतवार की समस्या से निजात मिलेगा। खरपतवार कम आएंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कई बारी जो आप सिंचाई करते हैं तो मिट्टी के प्रकार के हिसाब से, यानी कि मिट्टी में जो जल धारण क्षमता है उसके हिसाब से आपको सिंचाई सुनिश्चित करनी होगी। हो सकता है कि 15-20 दिनों के अंतराल पे, इस समय अभी मई महीने में आपको 20 दिन के अंतराल पे, 15 दिन के अंतराल पे 2-3 सिंचाई करनी पड़ सकती है जब तक वर्षा नहीं गिरता है। जून महीने में जब वर्षा गिर जाएगा उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय पौधे की नमी हम बनाए रखें, ताकि जो उपज आना है वो हम सुनिश्चित कर सकें। जब पानी गिरने लगेगा बरसात के समय में, हाँ जी। तो मिट्टी चढ़ाने की बात आएगी गन्ने में। तो मिट्टी चढ़ाते समय हमारे किसान भाई किन बारीक बातों पर ध्यान? मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाइयों हमें 2 चीज़ देखना होता है। एक तो जब मिट्टी चढ़ा रहे होते हैं तो खरपतवार खेत में ना हो। साथ ही साथ अगर खरपतवार को आपने निकाल दिया है तो उसमें यूरिया का भुरकाव करते हैं। करीब 1 हेक्टेयर में 100 किलो यूरिया का भुरकाव करते हैं। साथ ही साथ एक दवा आती है फ्यूराडोन, उसका भी हेक्टेयर में 33 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पौधे के बगल में डालने के बाद आप मिट्टी को चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से पौधा जो है वो उसके जड़ के आसपास मजबूती आ जाती है और बरसात आने के बाद जो हवाएं चलती है उससे पौधे गिरते नहीं हैं, क्योंकि करीब 10-15% तक गन्ने में नुकसान होता है अगर वो गन्ना गिर चुका होता है या गिर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है जो हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, जो मिट्टी का चढ़ाना है। और बाद के दिनों में वो स्तंभन भी जो हम कहते हैं, वो पौधे का स्तंभन भी हमको बाद के दिनों में करना चाहिए। वो एक कतार से जो पत्तियां होती हैं सूखी और कुछ हरी पत्तियां लेकर के दूसरे कतार में उसको बांधते हैं, ताकि जो बाद में हवा से या आंधी से जो नुकसान होना है वो ना हो और पौधे नहीं गिरें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हमारे किसान भाइयों को देखना चाहिए।
खरपतवार ना हो, उसके लिए भी आपको सुनिश्चित करना होगा, उसके लिए भी आपको उपाय करना होगा। जी जी। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब ये सब कार्यक्रम हो गया तो किसान भाई कब और किन किन अवस्था में गन्ने में कितनी उर्वरक की मात्रा दें और कौन कौन सा उर्वरकों का प्रयोग करें? जैसे शरदकालीन गन्ना भी हमारे खेत में लगा है, वसंतकालीन गन्ना भी लगा है। हम सभी जानते हैं कि शरदकालीन गन्ना की अवस्था अच्छी होगी क्योंकि वो हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, और जो ग्रीष्मकालीन गन्ना है वो अभी हमें लगता है 60-70 दिनों की होगी, क्योंकि वो हम फरवरी महीने के आखिर में लगाते हैं या मार्च में लगाते हैं। खूटी फसल भी हमारे साथ है। खूटी फसल वो फसल है जिसको हम जिसमें मुख्य फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल या तीसरी फसल ले रहे होते हैं। तो सब में खरपतवार हम अलग अलग तरीके से देंगे। अभी जैसे खूटी फसल है तो उसमें हमको 170 किलो जो नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है। और जो मुख्य फसल हम लेते हैं उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो हम अलग तरीके से देते हैं, उसमें उर्वरक की मात्रा हमको ज़्यादा देनी होती है। तो इसमें ये भी कोशिश करनी है कि जो भी उर्वरक है, अगर आपके खेत में नमी है तो उस नमी के लिहाज से आपको यूरिया का टॉप ड्रेसिंग या यूरिया का भुरकाव करना है। और जो लगाते समय ये ध्यान देना होता है कि आधी जो नाइट्रोजन है उसको हम दे दें और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे दें। और जो हम नाइट्रोजन बचा करके रखते हैं वो यूरिया के माध्यम से देते हैं और उसको भी विभिन्न अवस्थाओं में देते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि आप जब खरपतवार आप निकाल लेते हैं उस समय आप उसका भुरकाव करें। जब आप बरसात आने पे जून महीने में मिट्टी चढ़ा रहे होते हैं उस समय उसका भुरकाव करें, ताकि पौधे की बढ़वार अच्छी हो और उसमें हरापन हो। हरापन से प्रकाश संश्लेषण होता है और उससे फिर आपको उपज वृद्धि होती है। तो इन सब बातों का हमारे किसान भाइयों को ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इन सब बातों का ख्याल वो रखते हैं तो अगर पौधे की संख्या खेत में सही होगी, पौधे स्वस्थ होंगे तो पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, नमी अगर ठीक होगी तो बढ़वार अच्छी होगी, और बढ़वार अगर अच्छी होगी तो फिर हम बाद में गन्ने में रस की मात्रा भी अच्छी होगी और उपज अच्छी होगी। आजकल बात आता है जैविक खाद और आपका केचुआ खाद वगैरह के बारे में, तो ये सब हमारे गन्ने के लिए कितना उपयोगी है और कितना लाभप्रद हो सकता है? हम ये ज़रूर ख्याल रखें जब भी जैविक खाद या फिर जब वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, ये हमारे प्रदेश में बहुत चर्चा होती है। हमारे प्रदेश में जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं, जब साल में एक फसल लेते हैं, ऐसे में जैविक खाद, ये जैविक खाद जहाँ पे बेधड़क रासायनिक खाद की खेती का उपयोग कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिट्टी ख़राब होती जा रही है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वो मिट्टी आगे की पीढ़ी के लिए उस लायक नहीं रह पाती है, वहाँ पे हम लोग रासायनिक खाद छोड़ करके जैविक खाद की बात करते हैं। हमारे प्रदेश में जहाँ पे हम रबी फसल नहीं ले पाते हैं, तीसरी फसल नहीं ले पाते हैं पानी की कमी की वजह से, यहाँ पे जैसे ही खेत परती आप छोड़ते हैं तो मिट्टी की संरचना और मिट्टी की जो अवस्था हो फिर से अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैविक खाद की अगर हम बात करते हैं तो उपज से आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, यानी कि उपज आपके खेत की कम होती चली जाएगी। तो आप ऐसा करें, जैविक खाद से आपके खेत भी ठीक रहेंगे, आपकी फसल में जो गुणवत्ता है, जो फसल की गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी। मैं यहाँ सलाह दूंगा कि जैविक खाद के साथ साथ रासायनिक खाद दोनों आधी मात्रा मिला करके आप करें, तो न तो आपको घाटा होगा किसान भाइयों, न खाने वाले को घाटा होगा। और ऐसा ज़रूर करें कि जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों का इन दिनों प्रयोग करें, ताकि हम सभी खुशहाल हो सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दादा, हमारे विशेषज्ञ ने तो किसान भाइयों को काफ़ी जानकारी दे दी है, बिल्कुल, जिससे उनकी फसल बची भी रहेगी और उन्नत फसल भी होगी। बिल्कुल दादा, हमारे झारखंड में कई सफल किसान हैं। बिल्कुल। और इन सफल किसान तभी बन पाते हैं जब उनके पास ढेर सारी जानकारियाँ हों, वो अपने जो कष्टों का जो निदान वो ढूंढ लेते हैं, उन्हीं को हम ज़्यादा सफल किसान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। जो समस्याओं का निदान ढूंढ लेते हैं, साथ ही साथ वो तकनीकी के बारे में जानते हैं, अच्छे उपाय के बारे में जानते हैं, वो ही सफल किसान कहलाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने ऐसे ही एक सफल किसान से, जिनका नाम है नवल किशोर सिंह जी। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं रांची जिला के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत टेरो महुगांव गाँव में। यहाँ हम बातचीत करेंगे एक ऐसे प्रगतिशील सफल किसान जो शिक्षित होते हुए भी नौकरी व व्यवसाय को छोड़कर आज खेतीबाड़ी को अपनाए हुए हैं। वैसे तो
ये सभी तरह की खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से अदरक की खेती करने में महारत हासिल है। ताइए बातचीत करते हैं नवल किशोर सिंह जी से। नवल किशोर सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। नवल किशोर सिंह जी, आप ख़ास तौर से देखते हैं कौन कौन सा खेती करते हैं? हम खेती तो आलू भी करते हैं, मटर भी, बैगन भी करते हैं, बीम भी करते हैं, गेहूं भी करते हैं, धान भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः ज़्यादा हम अदरक का खेती करते हैं। आप अदरक की खेती करते हैं, लेकिन अदरक की खेती करने के लिए सर्वप्रथम आप बीजों की चयन करते होंगे। तो अदरक की खेती के लिए ख़ास तौर से हमारे इस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार और मिट्टी के अनुसार कौन सा किस्म में अच्छा पैदावार ले सकते? यहाँ पर मिट्टी तो हम लोग का एक लाल मिट्टी जो है, उसमें अदरक का खेती करते हैं तो पैदावार के साथ उसमें एक चमक भी होता है। और एक खिरसी मिट्टी हम लोग जो बोलते हैं, जो उसको दोन का मिट्टी होता है, उस मिट्टी का भी हम लोग प्रयोग करते हैं अदरक का खेती के लिए, चूँकि उसमें हम लोग जैसा सोचते हैं, जानते हैं कि उसमें ठंडापन रहता है, और इसलिए हम लोग ये दोनों मिट्टी को मुख्यतः चयन करते हैं खेती अदरक का खेती के लिए। अच्छा, मिट्टी जांच भी कराते हैं? मिट्टी जांच भी हम लोग कराते हैं। अगर लगता है कि यहाँ पर मिट्टी ख़राब है या तो बीज मर रहा है, खेती मर रहा है, तो उसका जांच भी हम लोग कराते हैं। अच्छा, बीजा की बात करें तो बीजा कौन सा किस्म अच्छा होता है उसके लिए, और उसका देखरेख कैसा करना चाहिए, चयन? बीजा तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का होता है। बड़ा अदरक कहते हैं, एक छोटा अदरक कहते हैं, और उसमें अंतर यही होता है कि जो छोटा अदरक होता है उसमें उसका जड़ ज़्यादा रहता है, समझे, और बड़ा अदरक रहता है उसमें जड़ कम होता है। बड़ा अदरक मोटा मोटा होता है, छोटा अदरक उससे कुछ छोटा होता है। ये 2 किस्म का यहाँ पर जो अदरक का हम लोग खेती करते हैं। नवल किशोर सिंह जी, ये खेतों में लगाने का समय और खेतों की तैयारी कब से शुरू कर देते हैं? अदरक का खेती के लिए लगाने का समय तो माने जो पटवन लगाते हैं अदरक, वो मार्च में ही लोग लगा देता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। लेकिन जो मार्च में, अप्रैल में जो लगाता है वो हम लोग जो बोलते हैं कि पहले मैंने समय से पहले लगा देते हैं। और जहाँ पर पानी का साधन होता है वहाँ पर आप मार्च अप्रैल में डाल दीजिए। उसको पटवन करने के बाद उसको जब तक पानी गिरता है तब तक वहाँ से फसल उग जाता है ज़मीन से। और जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर आपको जून में जब बारिश होती है उसके बाद वहाँ पर जिस जगह पटवन का साधन नहीं होता है वहाँ पर पानी गिरने के बाद वहाँ पर हम लोग बीज को रोपते हैं। खेतों की तैयारी कब से शुरू कर देते? खेतों की तैयारी तो हम लोग को जहाँ अदरक रोपना होता है वहाँ पर खेत का तैयारी, यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि पानी जहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ पटवन रोपना है, वहाँ पर तो हम लोग जनवरी फरवरी में ही खेत को जोत देते हैं। वहाँ पर खेत को जोताई करके हम लोग पूरा छोड़ देते हैं। ऐसा हम लोग समझते हैं कि खेत को जो धूप खिलाते हैं, देहाती में बोलते हैं कि खेत को हम लोग धूप खिलाते हैं तो उससे फसल अच्छा होता है। तो उसको जनवरी फरवरी में जब भी मौका मिलता है हम लोग तैयारी कर लेते हैं। और जहाँ पर जोताई कितनी बार लगवाएं? जोताई कम से कम जितना ज़्यादा कर सके, 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, जितना जोताई कीजिएगा उतना ही अच्छा पौधा होता है, खेत उतना ही हल्का होता है। हम लोग 1-2 फसल मैंने करते हैं जिस जगह में खेती, जैसे इस बार हम लोग यहाँ पर अदरक लगाए तो अगले साल छोड़ देते हैं, फिर उसका और 1 साल गैप के बाद अगर वहीं लगाना है तो हम लोग 2 नून का मिट्टी को ला के वहाँ पर डालते हैं और उससे उसका पैदावार भी बढ़ता है और उससे अदरक अच्छा भी उपज होता है और उसमें मरने का भी संभावना कम रहती है। और मिट्टी परिवर्तन के लिए कोई और चीज़ का फसल भी करते हैं? मिट्टी परिवर्तन के लिए हम लोग वहाँ पर जैसे मिट्टी को सारू कुरू को साखिन उखिन जो बोलते हैं, जिसमें कि 2 फीट 3 फीट गड्ढा होता है, तो उसको भी हम लोग डाल देते हैं। इससे हम लोग को जैसा हम लोग सोचते हैं, लगता है कि वहाँ मिट्टी जो नीचे का मिट्टी ऊपर हो जाता है, ऊपर का मिट्टी नीचे हो जाता है, ऐसा भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं। लगाने के लिए अदरक में दर से दर की दूरी कितना होना चाहिए? बीजा से बीजा की दूरी कितनी होना चाहिए? और क्या क्या चीज़, रासायनिक खाद और कंपोस्ट खाद क्या क्या प्रयोग? हम लोग जो दर का दूरी बोलते हैं तो करीब दर का दूरी जो होता है सो 1 फीट चौड़ाई होता है, 1 फीट होता है, उससे हम लोग दर 1 फीट रखते हैं। और बीजा से बीजा का दूरी हमको लगता है 1 बीता से थोड़ा कम हम लोग रखते हैं। और जितना चौड़ा दर रहता है, एक फीट का जो दूरी होता है उसमें जो दर चौड़ा होता है उसमें अच्छा फसल बैठता है। इसलिए हम लोग 1 फीट का दूरी में मैंने दर दूरी रखते हैं। और 1 बीता से थोड़ा कम हम लोग 1 बीजा से दूसरा बीजा को रखते हैं। अच्छा, उसमें खाद वगैरह क्या था? खाद लगाने के टाइम खाद वगैरह तो हम लोग मुख्यतः DAP देते हैं और बायोजाम देते हैं खेत में, समझे।
उसके अलावे तो हम लोग खेत में आपको खेत में जो गोबर खाद है उसको भी दे के जुताई करते हैं और चूना वगैरह भी हम लोग देते हैं खेत में। ये तो लगाने की विधि हो गई। लगाने के बाद में उसको क्या सिंचाई भी करते हैं, और सिंचाई करने के बाद में उसमें क्या चीज़ कुछ इसे ढकते उगते हैं खरपतवार ना हो? सिंचाई तो बरसात से पहले जो अदरक लगती है उसको सिंचाई करना पड़ता है, और सिंचाई हम लोग अभी जो हम लोग लगाए हैं, अभी जो लगा रहे हैं वैसा जो खेती है उसमें हम लोग सिंचाई करते हैं। 2-3 सिंचाई के बाद उसको अभी भी हम लोग पुआल या पत्ता से अभी भी ढक देते हैं, इसलिए कि अभी पानी कम लगता है। पटवन करने के बाद 2-3 पटवन करने के बाद हम लोग उसको पुआल या पत्ता से ढक देते हैं, तो उसमें हम लोग को पानी कम लगता है और उसका पौधा जल्दी निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद में पौधा लगा दिए, उसमें खरपतवार वगैरह क्या क्या होती है और सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए, खाद वगैरह? खरपतवार तो जैसे पटवन होता है तो वहाँ से घास उस वहाँ तो निकलबे करता है। खरपतवार तो उसको हम लोग निकवन करा देते हैं। जब पौधा निकलने लगता है, पौधा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, जो खरपतवार घास जो भी वहाँ होता है उसको हम लोग को लेबर लगा के उसको निकवन लगाते हैं। अपने भी हम लोग खुद से भी घास उसको हम लोग वहाँ से निकालते हैं। और कुछ रासायनिक खाद तो चूँकि जब पौधा बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग घास उस निकालने के बाद उसमें हम लोग यूरिया DAP का छिड़काव भी करते हैं, और आपको कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। अगर उसका पौधा का अगर मान के चलिए कि पत्ता उत्ता को कीड़ा खा रहा है तो उसमें कीटनाशक का भी हम लोग उपयोग करते हैं। दवा का छिड़काव कौन सा दवा का? कोई भी कीटनाशक। 1 एकड़ लगाने में कितनी लागत लगती होगी और कौन सा विधि से आप लगाते हैं? आज वैज्ञानिक विधि से करते हैं परंपरागत? अभी तो चूँकि वैज्ञानिक विधि से हम लोग लगाते हैं। जैसे लगाना होता है हम लोग तो जो अदरक का जो बीजा होता है उसको हम लोग दवा में, जैसे डाइथेनियम 45 इस टाइप का पाउडर है और भी प्रकार का दवा है, उससे हम लोग उसको वहाँ पानी में घोलते हैं, पानी में बीजा को डालते हैं, 5 मिनट रहने देते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं और उसके बाद हम लोग उसको खेत में डालते हैं। 1 एकड़ में कितनी पैदावार होती होगी और कितना पूंजी लगता हो? 1 एकड़ में अभी का जो रेट चल रहा है, जो महंगाई है अभी, जैसे अगले साल से जो महंगाई है अदरक का देख रहे हैं 100 रुपये किलो, 120 रुपये केजी, तो 1 एकड़ में कम से कम 25 मन का एवरेज लगता है आपको अदरक का जो बीजा है। और 25 मन का आप 400 रुपये मन का हिसाब से अगर मिनिमम ले लीजिए अभी, तो 2 लाख का तो आपको अदरक का बीजे लग जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पर 1 एकड़ में आपको 8 गाड़ी गोबर खाद लग जाएगा, उसके बाद आपको 4 बैग DAP लग जाएगा, उसके बाद आपको 2 डिब्बा बायोजाम लग जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आपको हर जुताई 1 एकड़ में आपको हर जोतने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया हर जोताई लग जाता है। उसके बाद पूरा उसको रोपाई तक करने में 7-8 हज़ार का आपको लेबर कॉस्ट लग जाता है। ये तो आपको रोपने तक में आपको लगता है। इनकम कितना आएगा? इनकम अगर अच्छा से फसल हो जाता है 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में अगर अदरक का फसल अच्छा हो जाए तो आपको 150 से 200 मन का उपज होता है। 150 से 200 मन अगर 1 एकड़ में फसल अच्छा हो जाए तो आपको 200 मन भी जाता है, और नहीं तो 150 मन तो फाइनल उतना आना ही है, समझे। नवल किशोर सिंह जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। किसान भाइयों, हम आपको एक संदेश भी देना चाहते हैं। आज पानी की दिन ब दिन बहुत कमी होती जा रही है और पानी का एक एक बूंद हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। किसान भाइयों, इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं यहीं पर विदा और वादा करते हैं कि आगे अंक में ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी कृषि टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।